जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है विद्यालयपुर के इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जिसमें हम आज फिर आपके लिए लेकर आए हैं महिला पर्यवेक्षक भर्ती के लिए संचार कौशल की क्लास। और ये क्लास जो रहेगी ये आपका जो प्रबंधकीय गुण से संबंधित जो खंड 3 है, एक सेकंड रुकिए, हाँ, खंड 3 जो है उससे संबंधित ये क्लास आपकी रहेगी। और इसमें हम आज का टॉपिक लेकर आए हैं, संचार कौशल से संबंधित ये टॉपिक लेकर आए हैं। तो पहले तो सभी का वेलकम, जो महिला पर्यवेक्षक बनने वाली हैं उन सभी बहनों का, उन सभी भाइयों का बहुत बहुत वेलकम आपका आज की क्लास में। और जिनके एग्ज़ाम हैं आने वाली तारीखों में, डेट में, तो उन सभी को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, आप बहुत अच्छा एग्ज़ाम में करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने नंबर जो हैं प्राप्त करें और अपना सिलेक्शन पक्का करें। तो उन सभी को बहुत बहुत हमारी ओर से शुभकामनाएं। और आज के जो टॉपिक में हम संचार कौशल से संबंधित आपको टॉपिक कंप्लीट कराएंगे, हाँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाइए और अपना जो सिलेक्शन है उसको पक्का कर दीजिए। और ये जो है हमने अभी तक जितने भी आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं उन सभी का एनालाइज़ किया, देन हम फिर आपके लिए अलग अलग टॉपिक से क्लासेस लेकर आ रहे हैं, जिसमें हमने योजनाओं से संबंधित क्लास ली आपकी, और हमने और भी जो भी मैथ से संबंधित क्लास ली है, और क्या कहते हैं हमने विटामिन से संबंधित क्लास ली है। विटामिन में हमने एक जगह ये विटामिन डी को हमने है ना बसा की जगह जल में घुलनशील कर दिया था, जिस पे कमेंट्स भी आए थे। लेकिन हम आपको बता दें कि हमसे वो जो लिखाया था जल में घुलनशील, हम आप थोड़ी और आगे तक क्लास देखेंगे तो आप खुद देखेंगे कि हमने फिर उसको देन सही कर दिया था। आप थोड़ा सा आगे और देखेंगे, एक क्वेश्चन उसके बाद का जो एक क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन के बाद हमने तुरंत उसको मुझे ऐसा लगा कि मैंने शायद वहाँ पर जल लिख दिया है, तो फिर मैंने उसको बसा करा था। तो आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा उसको आगे तक देखें, तो आपका वो जो डाउट था, वो जो भी आपका मतलब कि आपको लग रहा था गलत है, तो वो आपको समझ आ जाएगा कि हमने बाद में उसको सही कर दिया था। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट कर देते हैं। आज के MCQs हम स्टार्ट कर देते हैं। तो स्टार्ट क्लास कर दें उससे पहले आप सभी लोग एक बार क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिए। जितने भी जो भी मैम सर या फिर जो भी स्टूडेंट क्लास देख रहे हैं, तो आप क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार क्लास को सभी लोग शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्लास को लाइक भी कीजिएगा। और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और इसकी अगर PDF चाहिए तो PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से इसकी PDF आपको मिल जाएगी। रोज़ की क्लास की आपको PDF मिलती हैं और इसकी जो भी डेली क्लासेस चल रही हैं उसकी PDF आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आपकी CDP की एक क्लास चलती है, रोज़ शाम को 6:30 बजे आपकी CDP की क्लास आ जाती है, बाल विकास से संबंधित क्लास आ जाती है। तो आप ज़रूर, अभी तक आपने नहीं देखी तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर लें, उन क्लासों को भी आप देखिए। और ये क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा बस आप लोग क्या करेंगे, शेयर ज़रूर कर दिया करें। आप लोग क्लास स्टार्ट होती है उससे पहले एक बार क्लास को शेयर ज़रूर किया करें और फिर देन आप अपना जो भी है क्लास को पूरा लिया करें और एक एक क्वेश्चंस का आंसर अच्छे से देंगे। चलिए, तो आज की क्लास हम स्टार्ट कर देते हैं। और सभी लोगों ने आई होप शेयर कर दिया होगा क्लास को, और क्लास को पसंद आए, क्वेश्चंस पसंद आए आज के, तो क्लास को शेयर जो लाइक भी कर दीजिएगा। और कोई भी डाउट वगैरह आपको रहे तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आप डाउट लिख सकते हैं, हम आपको उस डाउट का जो भी है आपको कमेंट बॉक्स में आंसर, आपका वो जो डाउट है वो उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और आप सभी बिना कहे क्लास जब ज्वाइन करें तो क्लास को शेयर ज़रूर कर देना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला क्वेश्चन है कि संचार, देखिए संचार कम्युनिकेशन से संबंधित क्वेश्चन आज के हम लेकर आए हैं, इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा संचार से संबंधित है। तो चलिए
देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि संचार शब्द की उत्पत्ति है। बताइए किस मतलब कि संचार शब्द जो है किस शब्द से मिलकर बना है, संवाद से या फिर संचार से या फिर कंप्यूट से या फिर कंप्यूटर से। बताइए किस शब्द से मिलकर बना है, संचार शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, बताएंगे आप सभी लोग। बताएं आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखते हुए चलिएगा, है ना। जो भी आपका आंसर है उसका आप क्वेश्चन नंबर डाल के और आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। चलिए तो देखिए जो संचार शब्द है वो किससे बना है, तो संचार शब्द जो है, संचार शब्द की उत्पत्ति संचार से ही हुई है। ठीक है, किससे हुई है, संचार से हुई है, जिसको इंग्लिश में कम्युनिकेशन कहा जाता है। ठीक है, कम्युनिकेशन कहा जाता है, याद रखिए कम्युनिकेशन कहा जाता है संचार को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौखिक संचार के लिए उपयोग की जाने वाले शब्दों के प्रकार कौन से। देखिए संचार जो होता है दो प्रकार का है, संचार दो प्रकार का होता है। एक होता है मौखिक, ठीक है, जिसे वर्बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्बल भी कहा जाता है। ठीक है, वर्बल कहा जाता है। और एक होता है कौन सा, नॉन वर्बल। ठीक है, नॉन वर्बल होता है। ठीक है, दो प्रकार का होता है। और इसमें आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि जो मौखिक संचार है वो मौखिक संचार मतलब वर्बल के बारे में आपसे पूछा है कि जो वर्बल है मौखिक संचार है उसके मतलब मौखिक संचार के लिए उपयोग किए जाने वाले शब्द शब्दों के प्रकार बताइए कौन कौन से होते हैं। संक्षिप्त शब्द होता है, सरल शब्द होता है, संक्षिप्त शब्द होता है, सरल शब्द होता है, तकनीकी शब्द होता है या फिर शब्द जाल होता है। बताएं क्या राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो देखिए जो मौखिक संचार के लिए उपयोग किए जाने वाले जो शब्द होते हैं वो कैसे होते हैं, तो सरल शब्द का प्रयोग किया जाता है। कैसे, तो सरल शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसमें कैसे, सरल शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन कि पहली भाषा जो हम बचपन में सीखते हैं या बोलते हैं उसको क्या कहा जाता है ना। उसको क्या बोल देंगे, शब्द जाल बोलेंगे। बताइए शब्द जाल बोलेंगे उसको, या फिर बोली बोलेंगे, या फिर मातृभाषा, या फिर स्थानीय भाषा। बताएं पहली बार जो हम बचपन में सीखते हैं या बोलते हैं उस भाषा को हम क्या कहते हैं। तो देखिए उस भाषा को हम क्या बोलेंगे, तो देखिए जो बचपन में हम सीखते हैं, जो भाषा हम सीखते हैं उस भाषा को हम क्या कहते हैं, तो उस भाषा को हम मातृभाषा कहते हैं। क्या कहते हैं, मातृभाषा उसको कहा जाता है। ठीक है, और भाषा का भी अगर हम बताएं तो भाषा के आपकी जो शिक्षा है, ठीक है, भाषा जो शिक्षा में आपकी भाषा से संबंधित दिया है कि मातृभाषा में ये सिखाएं। तो भाषा भी कई प्रकार की होती है, देशज होती है, स्थानीय होती है, विदेशी भाषा होती है ना, ये बहुत सारी भाषा होती है। ठीक है, बोली क्या होती है, एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली जो भाषा होती है उसको हम क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। ठीक है, शब्द जाल किसको कहते हैं, जो वोकेबलरी होती है उसको हम, जो हमारी डिक्शनरी होती है उसको हम शब्द जाल, मतलब बहुत सारे शब्दों को मिला के शब्द जाल बनाया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो हम पहली बार भाषा का उपयोग करते हैं बचपन में उसे मातृभाषा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा चेहरे पर सकारात्मक भाव दर्शाता है। हमारे चेहरे पर सकारात्मक भाव कौन सा दर्शाएगा। ध्यान केंद्रित करते समय भौं सिकुड़ना, ये हमारी सकारात्मक भाव को दर्शा रहा है, या आँख से संपर्क बनाए रखना। ठीक है, बताइए आँख से संपर्क बनाए रखना, या फिर लगातार मुस्कुराना, या फिर अपनी आँखें ऊपर चढ़ाना। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो हमारी सकारात्मक भाव को बताएगा। तो देखिए अगर जब हम वो ऊपर चढ़ाते हैं तो वो तो हमें गुस्से के भाव से बताता है। क्या बताता है ना, ये तो क्या बताएगा, क्रोध को बताएगा। ये किसको, क्रोध भाव को बताता है। तो ये हमें सकारात्मक भाव हो ही नहीं सकता। लगातार अगर हम मुस्कुरा रहे हैं तो भी वो सकारात्मक भाव के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, अपनी आंखें ऊपर चढ़ाना मतलब ये बहुत ज़्यादा, मतलब कि किसी चीज़ को गौर से देखना,
लेकिन आँख से संपर्क बनाए रखें, मतलब आई टू आई जो अपन कम्युनिकेशन करते हैं या फिर आँखों से आँखें मिलाए रखना, एक कौन सा होता है, सकारात्मक भाव होता है कि पॉजिटिव वे में देखते हैं कि भाई देखो ये तो व्यक्ति कैसा है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थिंक का है और अच्छा कॉन्फिडेंस है ना, तो वो उसकी कॉन्फिडेंस को बताता है। ठीक है, चल नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बताइए किस विधि से हम ये जान सकते हैं कि प्राप्तकर्ता ने संदेश को क्या समझा या प्राप्त किया है। बताइए किस विधि से हम ये जान सकते हैं कि जो प्राप्तकर्ता होता है, मतलब जो रिसीवर होता है, जिसने जो भी मैसेज को रिसीव किया है, तो जो रिसीवर ने संदेश को क्या समझा या प्राप्त किया है ना। तो संचार के द्वारा, फीडबैक के द्वारा, संदेश के द्वारा, ये सुनने के द्वारा। तो देखिए जो फीडबैक आजकल मांगा जाता है कि आप कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह भी करते हैं तो भी आपसे क्या मांगा जाता है, फीडबैक कि हमने जो प्रोडक्ट दिया है वो कैसा है, आपको पसंद आया है क्या है, आप उस पर रेटिंग करें। तो ये जो प्राप्तकर्ता कोई भी रिसीवर होता है और वो क्या कर रहा है, संदेश को किस प्रकार से, आपके द्वारा दिए गए संदेश को किस प्रकार के समझ रहा है, वो क्या होता है, उसका फीडबैक कहलाता है। क्या कहलाता है वो, उसका क्या कहलाता है, तो फीडबैक कहलाता है। जब वो बताता है कि मुझे आपका संदेश समझ आया या समझ नहीं आया, तो ये जो भी वो उसके बदले में वो बताएगा तो रेटिंग देगा, उसको हम क्या कहते हैं, उसका फीडबैक कहते हैं। ठीक है, चल बताइए वाक्य क्या है। वाक्य क्या है, विचारों का समूह है, शब्द का समूह जो एक संपूर्ण विचार को व्यक्त कर रहा है। ये सही ढंग से लिखने के लिए नियमों का एक समूह है। ये शब्दों का समूह जो व्याकरणिक रूप से सही है। बताइए तो वाक्य क्या होता है। तो देखिए वाक्य क्या होता है, तो वाक्य याद रखें कि शब्दों का समूह जो संपूर्ण, क्योंकि यहाँ पर आपका हिंदी से संबंधित नहीं बोल रहा है वो, ठीक है, तो हम जो व्याकरण वगैरह दें, यहाँ पर किससे संबंधित चल रहा है, अभी आपका संचार से संबंधित क्वेश्चन चल रहे हैं, तो वो संचार के वे में ही एक आंसर देगा। ठीक है, तो वाक्य क्या होता है कि शब्दों का वह समूह जो कि मतलब एक संपूर्ण विचार को क्या कर देता है, व्यक्त कर देता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको हम वाक्य कहते हैं। शब्दों का समूह जो एक संपूर्ण विचार को क्या करे, व्यक्त कर दे, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम शब्दों का समूह कहते हैं। ठीक है, वाक्य कहते हैं। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बताइए मौखिक संचार में आमतौर पर किस प्रकार के शब्द का उपयोग नहीं किया जाता है। बताएं तकनीकी, मतलब जब आप वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उस टाइम पे किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, तकनीकी शब्दों का, सरल शब्दों का, आसान या फिर स्थानीय। तो याद रखें मौखिक संचार में हम कौन कौन सी शब्द का यूज़ करते हैं। तो मौखिक संचार में हम कैसी, तो सरल शब्दों का उपयोग करेंगे ताकि सामने वाले को समझ आए जिससे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके आसान शब्दों का प्रयोग करेंगे और जो स्थानीय भाषा है उसका प्रयोग करेंगे ताकि वो उसको बहुत अच्छे से समझ सके। लेकिन हम उसके सामने कौन सी भाषा का उपयोग नहीं करेंगे, तो हम उसके सामने तकनीकी भाषाओं का प्रयोग नहीं करेंगे, है ना, तकनीकी भाषाओं का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तकनीकी भाषा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बताइए कि चेहरे से प्रस्तुत किया जा सकता है, क्या प्रस्तुत किया जा सकता है, हाव भाव, शारीरिक भाषा, पराभाषा या फिर भाव। बताएं क्या प्रस्तुत कर सकते हैं। देखिए चेहरे से, हाव भाव तो हमें ना शरीर से भी व्यक्त कर सकते हैं, हाव भाव जो है शरीर से भी व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, पराभाषा हम क्या करते हैं, शारीरिक भाषा को हम व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, शारीरिक भाषा भी हम किससे, शरीर से ही व्यक्त करेंगे, शारीरिक भाषा भी शरीर से व्यक्त होगी, हाव भाव भी, है ना। लेकिन हमारे जो भाव हैं, ठीक है, ये जो हमारी फीलिंग्स है हम उसको किससे बता सकते हैं, हमारे भाव को, एक्सप्रेशंस को हम किससे बता सकते हैं, तो हम उसको
चेहरे से बता सकते हैं ना। एक्सप्रेशन, गुस्से हैं तो गुस्सा वाला बता देंगे, मुस्कुराने वाला बता देंगे, है ना। ये सब आप किससे बता सकते हैं, तो चेहरे से बता सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शब्दों का एक ऐसा समूह जो एक साथ व्याकरणीय इकाइयों के रूप में कार्य करता है उसको क्या बोलेंगे, बताएं। जो शब्दों का एक समूह जो कि एक साथ व्याकरणीय इकाइयों के रूप में कार्य करता है उसको क्या बोलेंगे, आज्ञावाचक बोलेंगे, प्रश्नवाचक, वाक्यांश, या फिर उसको विस्मयादि बोधक वाक्य बोलेंगे। तो देखिए आज्ञावाचक में तो क्या होता है, कहीं पर ऐसा क्वेश्चन मतलब ऐसा वाक्य जो किसी को आज्ञा देने के बेस पे इंडिकेट कर रहा हो। प्रश्नवाचक जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा हो। विस्मयादि बोधक शब्द जो रहते हैं ऐसे शब्द जो कि आश्चर्य या घृणा इस टाइप से जैसे कि आपको बताते हैं, एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ बताते हैं तो वो। लेकिन ये जो शब्दों का मतलब कि ऐसे इकाई व्याकरणीय इकाइयों के साथ लिखा जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको वाक्यांश कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको हम वाक्यांश कहते हैं, ठीक है। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाक्यांश इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बताइए कि संचार में संक्षिप्तीकरण का उपयोग करने से किस प्रकार की संचार बाधा उत्पन्न होती है। अगर संचार में आप संक्षिप्तीकरण का उपयोग करेंगे तो आपको किस प्रकार का संचार बाधा देखने को मिलेगी, भाषाई या फिर भौतिक या सांस्कृतिक या संगठनात्मक, बताइए किस प्रकार की आपको बाधा देखने को मिलेगी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसकी देखिए आप भाषाई बाधा देखने को आपको मिलेगी। अगर आप है ना क्या कर रहे हैं, संक्षिप्तीकरण, जैसे कि बहुत सी अभी हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसमें शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर लेते हैं। जैसे किसी को गुड नाइट कह रहे हैं तो GN बोल देंगे। अब किसी को ये चीज़ नहीं पता है तो वो कुछ समझ नहीं पाएगा, आप कहेंगे GN, है ना। और जैसे गुड आफ्टरनून बोलेंगे GF, है ना, GA और GM, GN, और ऐसे बोलेंगे तो क्या हो जाएगा कि आपके संचार में जो बाधा है वो क्या होगी, उत्पन्न होगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगी कि जो भाषा क्या होता है, जो आप संक्षिप्तीकरण किसी भाषा संचार में संक्षिप्तीकरण का उपयोग करेंगे तो उसमें आपको संचार में बाधा उत्पन्न होगी, ठीक है। चल नेक्स्ट है, संचार बाधा को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बताएं। संचार बाधा को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, अनुवादक का उपयोग करके, या फिर पत्र लिखकर, या बिल्कुल भी संवाद ना करके, या अपनी भाषा का उपयोग करके, बताएं। अगर कोई भी संचार में बाधा उत्पन्न हो रही है तो उस कंडीशन में किस चीज़ का उपयोग करके आप उस संचार बाधा को दूर करेंगे। तो राइट आंसर क्या है, अनुवादक का उपयोग करके, है ना। देखिए संचार में हो सकता है आप जिससे बात कर रहे हैं उसको आपकी भाषा नहीं आती है, और लेकिन आपको है ना क्या कहते हैं उससे कम्युनिकेशन करना है, तो फिर क्या करेंगे उस टाइम पर जो ट्रांसलेटर्स होते हैं, अनुवादक होते हैं, उनका उपयोग करते हैं। जिससे क्या होगा, आप अपनी भाषा में पूरा सेंटेंस सब कुछ आपकी भाषा में बोलेंगे, लेकिन सामने वाला वो जो मशीन है उसको जिस भाषा पे वो क्लिक करेगा तो उस हिसाब से वो क्या करेगा, उस भाषा में उसको ट्रांसलेट करके उसको सुनाई देगा। तो उससे क्या होगा कि उसको भी वो चीज़ समझ आएगी और आपको भी दिक्कत नहीं होगी, आपको अपनी भाषा में कहने में सहूलियत होगी, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुवादक का उपयोग करके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि बताइए भाषा निम्नलिखित में से कौन सा संचार बाधा नहीं है। इनमें संचार बाधा कौन सी नहीं, भाषाई बाधा, पारंपरिक बाधा, वित्तीय भाषा, या फिर संगठनात्मक बाधा। तो देखिए संगठन से संबंधित बाधा, देखिए इसमें क्या होगा, संचार में बाधा नहीं है। तो देखिए भाषाई बाधा होती है, ठीक है। फिर पारंपरिक बाधा बिल्कुल होती है, ठीक है। और यहाँ पे संगठन में भी बाधा होती है संचार से, लेकिन वित्तीय में कोई बाधा नहीं होती है ना। वित्तीय बाधा कोई भी संचार बाधा से संबंधित नहीं है, ठीक है। चलिए आपको थोड़ा जल्दी क्वेश्चन करा रहे हैं ताकि आपका कम समय में हो जाए आपके क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बताइए, सीधे शरीर की मुद्रा क्या दर्शाती है। अगर शरीर सीधा है तो उसको क्या दर्शाएंगे, गर्व वाली मुद्रा है, या फिर व्यावसायिकता वाली मुद्रा, या फिर आत्मविश्वास वाली, या फिर विनम्रता वाली। बताइए किस प्रकार की, जो आप सीधे हैं तो वो मुद्रा जो है वो किस प्रकार की मुद्रा कहलाती है।
अभी तक अगर क्लास को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ सभी लोग क्लास को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए, तो इस प्रकार की जो बाधा होती है वो इस प्रकार की बाधा क्या कहलाती है, तो याद रखें, इस प्रकार की जो बाधा होगी वो इस प्रकार का जो पोजीशन होती है, मुद्रा होती है, वो कौन सी होती है, आत्मविश्वास वाली होती है। कौन सी होती है, आत्मविश्वास वाली होती है। ठीक है, मतलब सीधे शरीर की मुद्रा जो रहती है वो कैसी होती है, आत्मविश्वास से भरी हुई होती है। ठीक है, चलिए बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सकारात्मक चेहरे का भाव है। इसमें सकारात्मक चेहरे का भाव कौन सा है, ध्यान से घूरना, या फिर झुर्रीदार माथा, कहीं और देखना, सुनते समय सिर हिलाना। तो देखिए सकारात्मक क्या है, तो ध्यान से घूरना सकारात्मक नहीं होगा। ठीक है, इसको तो आप क्या कर रहे हो, बहुत ध्यान से घूर रहे हो, मतलब आप किसी चीज़ में लगे हुए हो उसको समझने में। झुर्रीदार माथा क्या होगा, चिंता की लकीरें जिसको हम कहते हैं। कहीं और देखना मतलब समझ ही नहीं आ रहा आपको, है ना, फिर इधर उधर तक रहे हैं, आपका वो ही समझ नहीं आ रहा है सामने वाला क्या बोल रहा है। लेकिन सकारात्मक चेहरे के भाव होते हैं, सुनते समय जब आप सर हिलाते हैं तो समझ लो कि इसको पूरा समझ आ रहा है और वो बहुत ध्यान से आपको सुन रहा है। तो सुनते समय जो सिर हिलाते हैं वो सकारात्मक चेहरे के भाव होते हैं। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अच्छे संचार के लिए किस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया जाता है। अच्छे संचार के लिए किस प्रकार के शब्दों का, संक्षिप्त शब्दों का, तकनीकी शब्दों का, शब्द जाल का, या फिर सरल भाषा का, सरल शब्दों का। तो देखिए, जो अच्छे कम्युनिकेशन करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सरल शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा। बाकी इन तीनों से तो क्या होगा, इन तीनों से संचार बाधा उत्पन्न होती है। इन तीनों से क्या होती है, संचार बाधा उत्पन्न होती है। ठीक है, इन तीनों से क्या होती है, संचार बाधा उत्पन्न होती है। ठीक है, संचार बाधा उत्पन्न होती है इन तीनों से, संक्षिप्त शब्दों से भी, तकनीकी शब्दों से भी, और शब्द जाल से भी। लेकिन सरल भाषा से क्या होता है, अच्छे संचार हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बताइए, पत्र भेजना किस प्रकार का संचार है। पत्र भेजना किस प्रकार का, सुनने वाला, लिखने वाला, बोलने वाला, या फिर पढ़ने वाला। बताइए, पत्र भेजना जो है किस प्रकार का संचार है। तो देखिए, किसी को पत्र लिख रहे हैं तो वो किस प्रकार का संचार होगा, तो वो लिखने से संबंध है ना, पत्र लिखना, तो ये किस प्रकार का संचार हो जाएगा, तो ये लिखने से संबंधित संचार हो जाएगा। किस प्रकार का संचार है, ये लिखने से संबंधित संचार है। ठीक है, ये किस प्रकार का है, तो लिखने से संबंधित संचार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा संचार चक्र का तत्व नहीं, जो संचार चक्र होता है उसका तत्व इनमें से कौन सा नहीं है। चैनल नहीं है, या फिर रिसीवर नहीं है, समय नहीं है, या फिर प्रेषक नहीं है। बताइए, देखिए, एक होता है प्रेषक, है ना, भेजने वाला। ठीक है, एक कौन होता है, प्रेषक। इसका चक्र कैसा होता है, तो एक प्रेषक होता है, फिर प्रेषक किसको देगा, तो प्रेषक किसके द्वारा, फिर प्रेषक जो है एक चैनल के माध्यम से किसी चीज़ को बताएगा। ठीक है, और चैनल के माध्यम से कहाँ पर पहुँच जाएगा, रिसीवर के पास। ठीक है, रिसीवर के पास। तो ये क्या होता है, मतलब प्रेरक, चैनल और रिसीवर, ये एक क्या होता है, एक चक्र होता है। लेकिन समय जो होता है कोई भी कम्युनिकेशन का चक्र नहीं होता है। ठीक है, जो समय जो है वो कोई भी कम्युनिकेशन का चक्र नहीं होता है। तो राइट आंसर इसका समय हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए, लिखित संचार को किस प्रकार से संचार वर्गीकृत किया जाता है। बताएं, लिखित संचार को किस प्रकार से संचार वर्गीकृत किया जाता है। अशाब्दिक, मौखिक, दृश्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएं, जल्दी से सभी लोग आंसर देंगे इसका कि जो लिखित संचार किस प्रकार से। तो लिखित, देखिए, लिखित संचार मतलब क्या होगा, लिखने वाला संचार। ठीक है, तो जिसमें अशाब्दिक, मौखिक, दृश्य, या इनमें से कोई नहीं। तो देखें इसको किस में, तो याद रखें, लिखित संचार को
को किस प्रकार से संचार में वर्गीकृत किया है? तो वो मौखिक संचार में वर्गीकृत किया है। लिखित और मौखिक दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के संचार? लिखित होते हैं और एक मौखिक होते हैं। ठीक है, चल नेक्स्ट देखते हैं। बताइए कि संचार चक्र के में संदेशों का आदान प्रदान है। बताइए क्या है? संचारण है, सुनना है, संदेश है या फिर फीडबैक है। अगर किसको संचार चक्र में जो संदेशों का आदान प्रदान होता है उसे हम क्या कहते हैं? संचार में जो संदेशों का आदान प्रदान हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम संचारण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम संचारण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? उसको संचारण कहते हैं। और अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आप क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए बताइए, उचित ढंग से संवाद करने की योग्यता है। बताएं, उचित ढंग से संवाद करने की योग्यता क्या है? पढ़ना है, लिखना है, बोलना है या फिर सभी? तो देखिए, उचित ढंग से बोला है तो उचित ढंग से जो संवाद करने की योग्यता होती है वो क्या हो जाते हैं? उसके आंसर सभी हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, सभी, ये सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक फीडबैक का उदाहरण है? बताएं इनमें से कौन सा एक नकारात्मक फीडबैक का उदाहरण है? आप बेहतर नृत्य कर सकते हैं। आप नृत्य अच्छा था लेकिन आप इसे और बेहतर कर सकते हैं। या फिर आपका नृत्य कौशल वास्तव में अच्छा नहीं है और आपको अधिक अभ्यास की ज़रूरत है। या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें नेगेटिव उदाहरण जो है फीडबैक वो कौन सा हो जाएगा, क्योंकि इसमें सीधे ही उसने क्या कर दिया? मना कर दिया है कि आपका जो नेतृत्व कौशल है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है और आपको अधिक क्या करना है? अभ्यास करने की आवश्यकता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? नेगेटिव फीडबैक कहते हैं, उसको नकारात्मक फीडबैक कहा जाता है। ठीक है, चलिए बताइए संचार बाधा नहीं है। इनमें से संचार बाधा कौन सी नहीं है? भाषा नहीं है, संस्कृति नहीं है, आदतें नहीं है या फिर शारीरिक नहीं है। बताइए कौन सी जो है संचार बाधा के अंतर्गत नहीं आता है? इनमें से संचार बाधा कौन नहीं है? तो देखिए संचार बाधा कौन सा नहीं है, तो याद रखें आदतें जो हैं वो हमारी संचार भाषा में जो संचार में बाधा का काम नहीं करती है। कौन? आदतें। ठीक है, संचार में बाधा का काम नहीं करती हैं। चल बताइए कि संचार चक्र में शामिल नहीं है। अभी हमने देखा संचार चक्र में कौन शामिल नहीं होता, तो संचार चक्र में कौन शामिल नहीं होगा? प्रेषक भी होता है, संदेश भी होता है, रिसीवर भी होता है, लेकिन प्रोग्रामिंग नहीं होता है ना। प्रोग्रामिंग कोई भी संचार चक्र में नहीं होता है। ठीक है, चल नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बताइए कि निम्नलिखित में से कौन संचार का त्वरित और स्पष्ट तरीका है? बताएं संचार का त्वरित और स्पष्ट तरीका कौन सा है? ईमेल है, नोटिस मतलब पोस्टर है, आमने सामने अनौपचारिक संचार या फिर वास्तव व्यावसायिक बैठक? बताएं कौन सा जो है वो कि संचार का त्वरित एवं स्पष्ट तरीका है इनमें से? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा है? तो आमने सामने क्या अनौपचारिक संचार जो है वो क्या है? स्पष्ट एवं संचार का स्पष्ट एवं त्वरित तरीका है। क्या है? इस संचार का त्वरित एवं स्पष्ट तरीका है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि ऑफिस में छुट्टी लेने के लिए कौन सा तरीका अच्छा है? वेबसाइट, नोटिस, पोस्टर, ईमेल या फिर बिजनेस मीटिंग? बताएं। तो इसमें जो ऑफिस में छुट्टी लेने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो इसमें से ईमेल है। कौन सा है? ईमेल जो है ऑफिस से छुट्टी लेने का सबसे अच्छा तरीका है। ईमेल जो है छुट्टी लेने का सबसे अच्छा तरीका है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बताएं लैटिन में जो कम्युनिकेयर है उस शब्द का अर्थ क्या होगा? वितरित करना होगा, साझा करना, प्रस्तुत करना या फिर बलिदान करना? बताइए कम्युनिकेयर मीन्स क्या होता है? तो देखिए लैटिन भाषा जो है उसमें कम्युनिकेयर मतलब क्या होता है? तो उसका मतलब होता है साझा करना। क्या होता है इसका मतलब? साझा करना। ठीक है, शेयर करना। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब? साझा करना होता है। चलिए
नेक्स्ट देखते हैं, बताइए कि संदेश को ठीक से समझने के लिए प्राप्तकर्ता को संदेश ठीक से करना होगा। देखिए, अगर संदेश को ठीक से समझना है तो आप जैसे रिसीवर हैं, आपको कोई भी संदेश आ रहा है, उसको अगर आपको सही से समझना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रेषित करना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा या फिर अनदेखा करना पड़ेगा? बताइए क्या करना पड़ेगा। तो देखिए, आप अगर कोई भी प्रेषक हैं और आपको अगर आपका है ना संदेश अच्छे से समझना है तो सबसे पहले संदेश समझने से पहले आपको संदेश को अच्छे से सुनना होगा, है ना। सबसे पहले संदेश को आप अच्छे से सुनेंगे तो आप संदेश को अच्छे से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बताइए, कंधों को सीधा और शरीर को आराम से रखना एक उदाहरण होता है। चेहरे के भाव, मुद्रा, हाव भाव या फिर आँखों से संपर्क बताएं। तो देखिए, अगर हमारे कंधे को सीधा रख रहे हैं और शरीर को आराम से रख रहे हैं तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा? तो ये एक प्रकार की क्या है, मुद्रा है। ये क्या है, एक प्रकार की क्या है, ये मुद्रा है। ठीक है, एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये क्या है, एक प्रकार के एक्सप्रेशंस हैं। ठीक है, चल बताइए, श्रवण संचार पर आधारित है। श्रवण संचार पर आधारित है कौन? शारीरिक भाषा और आवाज़ का लहजा, चेहरे के हाव भाव या सुनना। बताइए, सुनना और सुनना। बताइए, श्रवण संचार पर आधारित है। श्रवण मीन्स क्या होता है, सुनना, और श्रवण संचार के अंतर्गत कौन आ जाएगा? तो श्रवण संचार के अंतर्गत आ जाएगा सुनना और सुनना। क्या हो जाएगा? सुनना और सुनना, क्योंकि ये किससे संबंधित है? श्रवण संचार से संबंधित है और ये श्रवण संचार के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, चलिए बताइए, दृश्य संचार किन कारकों पर निर्भर करता है? दृश्य संचार जो है वो किन कारकों पर निर्भर करेगा? संकेत, प्रतीक और चित्र पर, पाठ्य संदेश पर, मुद्रा पर या फिर शारीरिक भाषा पर? बताएं। जो संचार जो है, संचार किन कारकों पर निर्भर करता है? संचार जो है किन कारकों पर निर्भर करता है? बताएं। तो देखिए, संचार जो है किन कारकों पर निर्भर करता है? तो संचार जो है वो किन पर करेगा? संकेत, प्रतीक और चित्र पर। कितना? संकेत, चित्र, प्रतीक और चित्र पर क्या है, निर्भर करता है। तो दृश्य संचार जो है, दृश्य हम देख सकते हैं, संकेत को देख सकते हैं, प्रतीक को देख सकते हैं और चिन्ह को देख सकते हैं। तो संचार, दृश्य संचार और कारक किस पर निर्भर होते हैं? तो वो संकेत, प्रतीक और चिन्ह पर। ठीक है, चलिए बताइए, संचार का अंतिम चरण कौन सा होता है? एनकोडिंग, डिकोडिंग, फीडबैक या फिर प्राप्त करना? देखो, एनकोडिंग मतलब कि आप किसी को संदेश को एनकोड करके देंगे। ठीक है, और इसका लास्ट क्या हो जाएगा? तो फिर उसको डिकोड किया जाता है ना। और उसके बाद लास्ट में हम क्या देते हैं? तो फीडबैक देते हैं। क्या देते हैं हम? लास्ट में फीडबैक देते हैं कि हमको ये जो संचार था वो कैसा लगा। ठीक है, आपका मैसेज समझ आया कि नहीं आया, आपने जो हमारी मैसेज के द्वारा सहायता की वो हमें समझ आई कि नहीं। तो ये लास्ट में जो देते हैं वो क्या होता है? फीडबैक होता है। ठीक है, चलिए बताइए, किस प्रकार का फीडबैक छात्रों के वर्तमान उपलब्धि स्तर से उनके विकास का समर्थन करेगा? बताइए, आजकल जो मतलब कि जो फीडबैक दिया जाएगा, ऐसा कौन सा फीडबैक है इनमें से जो छात्रों के वर्तमान उपलब्धि स्तर से उनके विकास का समर्थन करेगा? तो विशिष्ट फीडबैक करेगा, वर्णनात्मक फीडबैक करेगा, गैर विशिष्ट फीडबैक करेगा या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताएं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस प्रकार का? तो याद रखें, वर्णनात्मक, है ना। उसका अगर आप वर्णन करते हैं उसके स्तर का, तो वो उसके लिए फिर क्या होगा, भविष्य में उसको फ़ायदा इससे मिलेगा किसी भी स्टूडेंट को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यदि फीडबैक का अभाव है तो फिर ये किसको जन्म देता है? अविश्वास को, संचार बाधा को, हस्तक्षेप को या इनमें से कोई नहीं? देखिए, आप कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी संचार के माध्यम से मतलब संचार हो रहा है और उसका अगर आपको फीडबैक नहीं मिल पा रहा है तो उससे क्या होगा? तो उससे फिर हमारे अंदर क्या होगी? संचार बाधा आएगी। हमें पता ही नहीं है कि सामने वाले को हमारा मैसेज समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो कोई फीडबैक नहीं दे रहा है, तो हम जिस जो वर्तमान में जो कुछ बोल रहे हैं हम उसी भाषा में बोलते हुए
होते चले जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा कि उसको समझ आ रहा है कि नहीं। तो एक प्रकार का ये क्या करेगा, संचार बाधा उत्पन्न करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बताइए ये संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है तो कौन होता है? ये तो सर्वनाम है, ये तो हिंदी का आ गया, ठीक है, क्योंकि संचार से संबंधित है। तो ये संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग होता है, उसको हम चलिए बताइए वाक्य में किस भाग में संयोजक द्वारा जुड़े दो स्वतंत्र वाक्य होते हैं? देखिए ये हिंदी का वाक्य आ गया, तो याद रखें मिश्रित वाक्य जो रहते हैं उसमें क्या होते हैं, दो उपवाक्य होते हैं। क्या होते हैं? दो उपवाक्य होते हैं। चलिए बताइए वह प्रक्रिया जिसमें प्राप्तकर्ता संदेश की व्याख्या करता है, बताएं। ऐसी प्रक्रिया जिसमें प्राप्तकर्ता संदेश की क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है, उसे समझता है, उसे हम क्या बोलेंगे? डिकोडिंग बोलेंगे, एनकोडिंग बोलेंगे, फीडबैक बोलेंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखें प्राप्तकर्ता जो संदेश की व्याख्या करता है ना, ऐसी प्रक्रिया जिसमें संदेश प्राप्तकर्ता रिसीवर जो रहता है वो संदेश की व्याख्या कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिकोडिंग करना कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको समझता है तो उसको हम क्या कहते हैं? डिकोडिंग कहते हैं। जबकि जो प्रेषक होता है वो संदेश की व्याख्या करेगा तो उसको हम एनकोडिंग कहेंगे, है ना। प्रेषक अगर करेगा तो उसे एनकोडिंग कहेंगे, और रिसीवर अगर व्याख्या कर रहा है तो उसको हम डिकोडिंग कहते हैं। ठीक है, और जो बाद में हमें मिलता है उसके बारे में जानकारी तो उसको हम फीडबैक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैर मौखिक संचार का एक उदाहरण है, बताएं। गैर मौखिक हम मतलब कि नॉन वर्बल का उदाहरण पूछा है, इसमें नॉन वर्बल का उदाहरण पूछा है, बताएं। नॉन वर्बल का उदाहरण कौन सा है? भाषण है, निकटता है, सूचना है, या फिर ईमेल है, बताएं। तो देखिए ईमेल हम लिखते हैं, बोल के नहीं भेजते हैं, तो है ना। एक सेकंड, गैर मौखिक संचार का उदाहरण, अच्छा उदाहरण पूछा है इसमें कि कौन सा है ना। तो वो ईमेल तो हम लिखते हैं, ठीक है, और हम क्या कहते हैं सूचना भी लिखते हैं, और इसमें गैर मौखिक संचार का उदाहरण सूचना और भाषण में भी बोलते हैं, लेकिन निकटता में कोई भी क्या कहते हैं मतलब कि बोलने से संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर गैर मौखिक संचार में कौन आ जाएगा? तो वो निकटता हो जाएगा, इसका उदाहरण निकटता हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बताइए कौन सा मौखिक संचार का उदाहरण है? इसमें मौखिक संचार का उदाहरण कौन सा है? पत्र, समाचार पत्र, फ़ोन कॉल, या फिर ईमेल। तो देखिए मौखिक है, बोल के बताएंगे, तो ये कौन सा संचार हो जाएगा? तो फ़ोन कॉल करेंगे तो वो कौन सा आ जाएगा? तो मौखिक संचार में जाता है, वो कौन में आ जाता है? मौखिक संचार में आ जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? मौखिक संचार। चलिए अभी तक अगर क्लास को शेयर नहीं किया है तो सभी लोग एक बार क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। बताइए दो लड़कियां फ़ोन पर बात कर रही हैं, तो ये किस प्रकार का संचार है? पारस्परिक संचार है, लिखित है, छोटे समूह वाला, या फिर सार्वजनिक संचार है? तो दो लड़कियां आपस में बात कर रही हैं तो ये कैसा है? पारस्परिक संचार है। कैसा है? पारस्परिक, आपस में ही बात कर रही हैं, तो ये किस प्रकार का संचार हो जाएगा? पारस्परिक संचार कहलाएगा। ठीक है, चलिए बताइए किसी भी चीज़ की ओर उंगली उठाना किसका उदाहरण है? भाव का, हाव भाव का, शारीरिक हाव भाव का, या पराभाषा का? कोई किसी की तरफ आप है ना पॉइंट आउट करके बोल रहे हैं, है ना, कुछ बता रहे हैं, तो वो किस प्रकार का उदाहरण होगा? तो याद रखें वो हमारे हाव भाव का उदाहरण होगा। किसका होगा? हाव भाव का उदाहरण होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से आवाज़ का स्वर, गति और मात्रा शामिल है, बताइए किसमें? तो आँख के संपर्क में, शरीर की भाषा में, या फिर पराभाषा में, या फिर हाव भाव में? तो याद रखें आवाज़ का स्वर और जो गति, मात्रा, ये सब किस में? तो पराभाषा में शामिल है। ये किस में शामिल है? पराभाषा में शामिल है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बताइए किसी भी संचार पद्धति को समझने के लिए किसी भाषा की आवश्यकता नहीं होती।
कौन सी भाषा है? तो ऐसे देखिए, कोई भी संचार पद्धति को समझने के लिए भाषा की आवश्यकता नहीं होती। उसे कौन सी? मौखिक, अशाब्दिक, दृश्य या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? तो इसमें भाषा की आवश्यकता नहीं होती है, तो ऐसे संचार को दृश्य संचार कहते हैं। क्या कहते हैं? दृश्य संचार कहते हैं। ठीक है, इसमें बोलने की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट देखते हैं कि बताइए, संचार बाधाओं को दूर करने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? संचार बाधा को दूर करने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? दृश्यों का उपयोग करें, अनुवादक की सहायता लें, हमेशा दूसरों की राय का सम्मान करें, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताएं। तो संचार बाधाओं को दूर करने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? तो संचार बाधा को दूर करने के लिए अनुवादक, जो ट्रांसलेटर होते हैं, और उनका भी उपयोग करते हैं, फिर दृश्यों का उपयोग भी करते हैं, और हमेशा दूसरों की राय का भी सम्मान करते हैं। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, तो ये जो हम हाँ, अभी हमारी जो क्लासेस चल रही हैं, जैसे CDP की क्लास चल रही है, तो अगर आप लोग ये नहीं देख रहे हैं तो बिल्कुल आप देखिए इन क्लासों को, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को देखिए, ताकि आपके एग्ज़ाम और आपके क्वेश्चंस जो हैं बहुत अच्छे आपको आ सकें एग्ज़ाम में, और आप बहुत अच्छे से उनको कर सकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें। और क्लास जो है, जैसे कि हमने अभी एक्ट की योजना, महिला एवं बाल विकास से संबंधित एक आपको पूरा अलग से ही टॉपिक पढ़ा दिया है। तो आपने ये वाली क्लास नहीं ली है तो बिल्कुल आप इस क्लास को लीजिए। कल ही ली थी ये क्लास हमने, तो आप ज़रूर अभी तक नहीं लिए तो बिल्कुल इन क्लासों को देखें। और आप हमारे हमारे जो प्ले लिस्ट में जाएंगे तो प्ले लिस्ट में आपको 2 सेक्शन मिलेंगे। एक मिलेगा 5000 क्वेश्चन का सेक्शन महिला पर्यवेक्षक में, एक टॉप 100 क्वेश्चन का जो मिलेगा। इन दोनों में आप जाकर और देखेंगे तो आपको महिला पर्यवेक्षक से संबंधित पूरी क्लासेस मिल जाएंगी, और आप वहां से जाके उन क्लासों को अच्छे से देख सकते हैं, अपना एग्ज़ाम अच्छा कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। जाते समय क्लास को शेयर करके सभी लोग जाइएगा। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक भी करके जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा था तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और लास्ट में कमेंट्स करके ज़रूर बताइए आज के क्वेश्चन, आज की क्लास आपको कैसी लगी। तो देखिए, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक में, अगले क्वेश्चंस के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद साथियों।